हेलो दोस्तों, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो है द फर्स्ट इज़ द इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हम सीखेंगे कुछ एमसीक्यूज़, और ये आर्टिकल है हमारा इंडियन एक्सप्रेस से। उसके बाद आईएमएफ दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पीएम केयर फंड, इकोनॉमिक सर्वे और इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें इन स्टेटमेंट को कंसीडर करना है रिगार्डिंग दी इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है कि जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आप उसको लोन देना चाहते हैं, लोन इन द सेंस कि अगर आप उसको पैसे देना चाहते हैं, बेसिकली ये कहना सही होगा, या फिर आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप उसको डायरेक्टली पैसे नहीं दे सकते हैं, आपको पहले इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट क्या है कि दीज बॉन्ड्स कैन बी परचेज फ्रॉम एनी बैंक और द पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। ओके, तो पहला स्टेटमेंट देखा जाए तो हमारा गलत है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो किसी भी बैंक से नहीं खरीदे जा सकते हैं या पोस्ट ऑफिस से नहीं खरीदे जा सकते हैं। ये सिर्फ खरीदे जा सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द डोनेशंस ओनली टू द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर दी सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ये बिल्कुल सही है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29 ऑफ दी आरपीए एक्ट 1951, तो सिर्फ उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम दी एसबीआई बैंक। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। थर्ड स्टेटमेंट इज पेमेंट फॉर द इशुएंस ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड कैन बी एक्सेप्टेड बोथ इन द इंडियन रुपी एंड द फॉरेन करेंसीज। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप चाहे तो इंडियन रुपी में करें या फॉरेन करेंसी में करें। तो ये भी जो ऑप्शन है वो आपका गलत है, क्योंकि आप सिर्फ इंडियन रुपी में कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पूछा गया था विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो हमारा सिर्फ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको हम लोग क्या कहते, इज़ अ बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द फंडिंग ऑफ द एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप देना चाहते हैं पैसा, तो उसके लिए आप दे सकते हैं, और वो जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो रजिस्टर्ड होगी अंडर दी सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951। ठीक, उसके बाद अगर बात करें, ठीक, एंड नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट। ध्यान रखिएगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन। सिर्फ वही एक जैसे पॉलिटिकल पार्टी को आप इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करके अमाउंट दे सकते हैं जिसने लास्ट जनरल इलेक्शन में 1% से कम वोट परसेंटेज शेयर नहीं इकट्ठा किया हो। ठीक है, उससे कम नहीं किया हो, यानी कि उससे ज़्यादा किया हो। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल एंड दैट इज़ दी लेजिस्लेटिव असेंबली। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देने के लिए कई सारे प्रावधान होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आप उसको पैसे देना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उस पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले जनरल इलेक्शन में 1% से कम वोट इकट्ठा नहीं किया, यानी कि उससे ज़्यादा किया हो। ठीक है, और वो कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो हाउस ऑफ पीपल का हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है, लोकसभा। लोकसभा को रखा गया है अंडर आर्टिकल 81। फिर उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी कॉर्पोरेट ऑफ द इंडिया विल बी एलिजिबल टू परचेज द बॉन्ड ऑल द पेमेंट बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड इन द इंडियन रुपी। ठीक है, थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय द आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये क्या है, बेसिकली ये एक यूएन की सब्सिडरी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यूएन का ऑर्गन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो सबसे पहले बताऊंगा आपको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो आईएमएफ पब्लिश करती है। फिर उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये भी आईएमएफ पब्लिश करती है, और फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट ये भी आईएमएफ पब्लिश करती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये आईएमएफ पब्लिश नहीं करती है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा थर्ड आपका करेक्ट होगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, दैट इज़ द आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करती है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट पब्लिश करती है, और फिजिकल मॉनिटर की रिपोर्ट को पब्लिश करती है। ठीक है, आईएमएफ बेसिकली क्या है, आईएमएफ एक तरह की एक लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट है
कहने का मतलब है कि ये क्या करती है, ये अमाउंट अगर आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो आपको लेंड करती है। और उसके बाद इसमें कई सारी करेंसीज होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बास्केट ऑफ करेंसी। कई सारी करेंसीज होती हैं, ठीक है, जैसे इसमें रेनमिनबी है, ठीक है ना, रूबल है, डॉलर है, इस तरह की, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि इसमें हर एक कंट्री का जो भी इसके मेंबर्स हैं उनका शेयर होता है। जैसे अगर इंडिया का जो शेयर बात करें तो वो 2.7% नियर अबाउट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं SDR, दैट इज़ दी स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है। यानी कि कोई भी कंट्री कितना अमाउंट निकाल सकती है उसको बोलते हैं SDR, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा IMF के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो IMF है वो क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और जो कि मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। इसका मिशन क्या है, फोस्टर द ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन और सिक्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, जब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस पे आ जाती है, जैसे अभी श्रीलंका आ गई थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई है, तो वहाँ पर IMF अपने प्ले में आती है और अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग लोन प्रोवाइड करती है। जैसे इंडिया ने 1991 में IMF के हेल्प लिया था और अपनी जो इकोनॉमी थी उसको ग्लोबलाइज किया हुआ था, ठीक है। तो ये क्या ग्लोबल मॉनिटरिंग के लिए, कॉपरेशन के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सारी कंट्रीज़ में बनी रहे। फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड को करती है, प्रमोट करती है हाई एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और रिड्यूस करती है पॉवर्टी को ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसका जो हेडक्वार्टर है IMF का वो कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है। नंबर ऑफ टोटल कंट्रीज़ कितने हैं, 190, ठीक है। और IMF कौन कौन सी रिपोर्ट को पब्लिश करती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF पब्लिशेस द फ्लैगशिप रिपोर्ट ट्वाइस अ ईयर। कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिनको ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार पब्लिश करती है। फर्स्ट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, देन द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करता है कौन, वर्ल्ड बैंक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द PM केयर फंड। आपको पता होगा कि PM केयर फंड अभी न्यूज़ में था, क्योंकि ये कह दिया गया कि जो PM केयर फंड है बेसिकली ये कोई भी गवर्नमेंट फंड नहीं है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ द 1903। तो बिल्कुल सही है, 1908, बिल्कुल सही है कि ये क्या है, ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ द 1908। अगर कोई भी कैलेमिटी होती है, नेचुरल कैलेमिटी होती है या फिर चैरिटी पर्पज़ से जब भी अमाउंट को खर्चा किया जाता है तो वो PM केयर फंड से किया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं फंड के। ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट इज द डोनेशन टू द PM केयर फंड विल ऑल्सो क्वालिफाई काउंटेड एज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ये भी बिल्कुल सही है कि जो PM केयर का फंड है उसको एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी एक्सपेंडिचर में लाया जा सकता है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है। यानी कि जितनी भी ऑप्शन हैं वो क्या है, सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है PM केयर फंड के, ठीक है। तो अंडरटेक सपोर्ट रिलीफ एंड असिस्टेंस ऑफ द एनी काइंड रिलेटेड टू द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और एनी काइंड ऑफ द इमरजेंसी कैलेमिटी distress, either the man-made or the natural, including the creation, upgradation of the healthcare or the pharmaceutical facilities or other necessary infrastructure, funding and relevant research on any other type of support। कहने का क्या मतलब है कि जो भी PM केयर फंड है ये क्या करता है, जो भी नेचुरल इमरजेंसी है, कैलेमिटी है, अगर आ रही है कोई भी डिस्ट्रेस है, वो जो कैलेमिटी है वो मैन मेड हो सकती है, नेचुरल हो सकती है, या फिर कोई भी हेल्थ केयर इमरजेंसी है, फार्मास्यूटिकल की कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करता है कौन, PM केयर फंड। आप इससे पैसा, मतलब इस गवर्नमेंट इससे पैसा निकाल सकती है। और ये रेंडर करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड प्रोवाइड ग्रांट द पेमेंट ऑफ द मनी टेक सच एज द स्टेप्स एज डीम्ड नेसेसरी बाय द बोर्ड ट्रस्टी अफेक्टेड द पॉपुलेशन। कहने का मतलब है कि ये क्या है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि ग्रांट करता है पेमेंट को अगर कोई भी कंपनी या PSU प्रॉब्लम में है। और ये अंडरटेक करता है अदर एक्टिविटीज़ विच इज़ नॉट इनकंसिस्टेंट विद दी अबव ऑप्शंस, ठीक है। टू अंडरटेक एनी अदर एक्टिविटी विच इज़ नॉट इनकंसिस्टेंट विद दी अबव ऑब्जेक्ट्स,
ठीक है, तो उसको भी क्या करता है, ये अंडरटेक करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कैग की, ठीक है। तो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कैग की बात करें तो कैग क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कैग की अगर बात किया जाए तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पर बात किया गया है। तो पहले लिखा हुआ है कि अगर वैसे बात किया जाए कि जो कैग होता है तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या स्टैट्यूटरी पोस्ट है। तो बेसिकली क्या है, कैग क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। और इसको मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 148, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैग क्या करता है कि जो भी ऑडिटरी रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, कहाँ कहाँ खर्चा किया उसको मेंशन करता है। एक होता है कैग और एक होता है, आपको पता होना चाहिए, कैग ही हो गया एंड एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका जो आर्टिकल होता है वो 76 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कैग जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 148 ना। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड एंड इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इसको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और रिमूवल का कारण क्या हो सकता है, रिमूवल का कारण हो सकता है कि अगर कोई भी क्या हो, कोई भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो, ठीक है। अगर क्या है, कोई भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर है तो ये कारण हो सकता है, या फिर इनकैपेसिटी, ठीक है। अगर कोई इनकैपेसिटी है, प्रूव्ड इनकैपेसिटी है तो इनकैपेसिटी या फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये दो कारण हो सकते हैं जिसके द्वारा कैग का रिमूवल किया जा सकता है। नेक्स्ट है ही ऑडिट ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू द डेप्थ एडवांसेस सस्पेंस अकाउंट एंड द रेमिटेंस बिजनेस। तो ये भी ऑप्शन क्या है, ये भी ऑप्शन सही है कि जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी डेट है, ठीक है, ये जो भी उन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं, रेमिटेंसेस हैं, उन सबका ये लेखा जोखा देखता है। Third is the he submit his audit report related to the accounts and the centers of the centers and the states to the parliament। कहने का मतलब है कि ये जो अपनी रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट को देता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये अपनी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है वो किसको देता है, वो देता है प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है गलत हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 2 हमारा सही हो गया। फिर इसके बाद आगे बात करें इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, ठीक है। अभी मैंने बात किया कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है इसका जो, अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सॉरी एस्टिमेट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड में है। पहले और बात करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, ये क्या है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन यूनाइटेड नेशन। तो देखा जाए तो पहला जो ऑप्शन है बेसिकली वो गलत है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है वो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, यूनाइटेड नेशन की वन ऑफ द सब्सिडरी एजेंसी, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स होते हैं, तो उनमें से ये नहीं है बेसिकली। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ICJ दैट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन ओनली डील विद द डिस्प्यूट्स व्हेन द स्टेट कंसर्न्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड इट्स जुरिस्डिक्शंस, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है कि ये डील करता है सिर्फ उन डिस्प्यूट से जब जो स्टेट्स हैं, यानी कि जो इसके स्टेट्स मेंबर हैं वो रिकॉग्नाइज करें उसको, जुरिस्डिक्शन को, ठीक। यानी कि वो खुद कहें कि नहीं ये जो मैटर है वो आपके जुरिस्डिक्शन में आता है। तो थर्ड इज द ICJ कैन यूज इट्स जुरिस्डिक्शन टू लुक इनटू द वॉर क्राइम। तो ये जो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो उन मैटर्स को नहीं देखता है जो भी वॉर क्राइम से रिलेटेड हों, या फिर कहीं पर भी अगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट हो तो उस मैटर्स को ये नहीं देखता है, यानी कि वॉर क्राइम्स और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के मैटर्स को नहीं देखता है। देख सकता है अगर जो मेंबर स्टेट है अगर वो उसको अलाउ करे, यानी कि वो उसके जुरिस्डिक्शन को, ठीक है, जुरिस्डिक्शन को क्या करे, सपोर्ट करे, तो उस कंडीशन में वो देख सकता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सिर्फ 2 करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। थोड़े से इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, जो कि अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर, और इट इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, उसका प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन्स है, सिचुएटेड
एट द पीस पैलेस एट द हेग, नीदरलैंड। ठीक, और यूनाइटेड नेशन की जैसे मैंने बताया आपको 6 मेजर ऑर्गन्स होते हैं और 5 ऑफ देम आर द जनरल असेंबली, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटरीट आर बेस्ड एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स, न्यूयॉर्क। द 6th इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट द हेग, नीदरलैंड। तो बेसिकली क्या है, यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं टोटल, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, अभी शायद मैं पहले गलत बोल गया था कि नहीं है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो उसका जुडिशियल प्रिंसिपल ऑर्गन है। ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, ये ध्यान रखना है कि आईसीजे जो है वो क्या है, जुडिशियल प्रिंसिपल ऑर्गन, जुडिशियल प्रिंसिपल ऑर्गन। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है इसकी। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, आईसीजे कैन रिजॉल्व द लीगल प्रॉब्लम दैट द गवर्नमेंट रिफर्स टू फॉर इट्स सोल्यूशन। आईसीजे ओनली एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फ्रॉम हियरिंग फ्रॉम द स्टेट। ठीक, तो सिर्फ स्टेट की हियरिंग से एप्लीकेशन को ये इंटरटेन करता है। द कोर्ट कैन ओनली डील विद द डिस्प्यूट when the state concerned have recognized its jurisdiction। तो जब भी जो स्टेट मेंबर्स हैं अगर उसके जुरिस्डिक्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं तभी आईसीजे में, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस जाएगा। इट लैक्स द अथॉरिटी टू ट्राई टू एनीबडी चार्ज विद द वॉर क्राइम और वॉर क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, यानी कि ये वॉर क्राइम और वॉर क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी के जुरिस्डिक्शन को के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नाउ बिकॉज इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट as it lacks a prosecutor who can begin the proceeding। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, इस वजह से वो जो भी वॉर क्राइम है या फिर जो क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है उस तरह के मैटर्स को नहीं लेता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन यूज इट्स जुरिस्डिक्शन टू लुक इनटू द वॉर क्राइम्स इफ द क्राइम इज कमिटेड बाय वन ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज सच एज कंट्रीज टेरिटरी, यानी कि अगर कोई भी मेंबर कंट्री के अंतर्गत कोई भी वॉर क्राइम हुआ है तो उस कंडीशन में वो उसको एंटरटेन कर सकती है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। तो अभी पता है आपको कि 1 तारीख को 1 फरवरी को जो आता है बजट आता है। ठीक है, वैसे अगर बजट के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का शब्द नहीं है, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये शब्द है जो कि लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 112। ठीक है, और आर्टिकल 110 में क्या है, आर्टिकल 110 में क्या है, मनी बिल है। ठीक है, और मनी बिल की रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास पावर नहीं होती है। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे ये आता है 31 जनवरी को, और बजट कब आता है, बजट आता है 1 फेब को, हर साल के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक डिवीजन्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स। बिल्कुल सही है, ये जो बजट है, सॉरी जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इकोनॉमिक डिवीजन्स डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत प्रिपेयर किया जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकेंड लिखा हुआ है इट इज़ प्रेजेंटेड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बजट सिंस द इंसेप्शन। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बजट के साथ पब्लिश किया जाता था। वैसे देखा जाए कि क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट किया जाता है सिंस द इंसेप्शन, तो ये गलत है क्योंकि 1950 तक, 1950 से जब इसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 1950 से 1964 तक ये बजट के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता था। ठीक है, मतलब बजट के साथ प्रेजेंट किया जाता था। 1950 से 1964 तक ये बजट के साथ प्रेजेंट किया जाता था। फिर उसके बाद क्या कर दिया गया, फिर उसके बाद ये इंडिपेंडेंट कर दिया गया। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है और बजट के किया जाता है 1 फरवरी को। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा लिखा हुआ है द रिकमेंडेशंस मेड अंडर द सर्विस आर नॉन बाइंडिंग। ये बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक सर्वे की जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होती हैं। ठीक है, उसको मानना नहीं मानना इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। ठीक, इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग पढ़ लें। यहाँ पर डिटेलिंग क्या लिखी है, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, डिटेल्ड रिपोर्ट है
ऑफ द नेशनल इकोनॉमी इन दी फाइनेंशियल ईयर कमिंग टू द क्लोज, यानी कि जो भी फाइनेंशियल ईयर में सारी चीज़ें हुई हैं उसकी डिटेल्ड इकोनॉमी का एनालिसिस होता है क्या, इकोनॉमिक सर्वे, कि पिछले साल पूरी गवर्नमेंट ने क्या किया, कैसी क्या ग्रोथ की। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी सही है, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। फर्स्ट इकोनॉमिक जो सर्वे है वो 1950 में प्रेजेंट किया गया था और 1964 तक, ठीक है, इसको प्रेजेंट किया गया अलॉन्ग द बजट, यानी कि बजट के साथ। उसके बाद 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता था और 1 फरवरी को क्या आता था, 1 फरवरी को हमारा बजट आता था, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ द इकोनॉमिक सर्वे सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सर्विस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इवन दो द कम्स जस्ट बिफोर द बजट, द असेसमेंट एंड द रिकमेंडेशन कैरीड द इकोनॉमिक सर्विस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द बजट। तो एक दिन पहले आता है किसके, बजट के, और इसकी जो भी इसमें चीज़ें कही गई हैं वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होती हैं, मानना नहीं मानना अप टू द गवर्नमेंट। स्टिल द इकोनॉमिक सर्वे रिमेन्स द मोस्ट अथॉरिटेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी कंडक्टेड फ्रॉम विद इन द यूनियन गवर्नमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज सच ऑब्जर्वेशन एंड डिटेल्स प्रोवाइडेड ऑफिशियल फ्रेमवर्क एनालिसिस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी का पूरा जो है एनालिसिस करता है पिछले साल का कि कितनी क्या ग्रोथ हुई। ध्यान दीजिएगा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो करीबन 500 पेज का होता है, ठीक है, लेकिन जो बजट होता है वो लगभग 80 पेज का होता है, ठीक है। बजट पे मैंने वीडियो अभी बनाऊंगा, हो सकता है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब PYQ लेते हैं कई सारे। देखिए PYQ पहले क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया इज द 5 मेंबर बॉडी। तो मैंने बताया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या है, 5 मेंबर बॉडी नहीं है, कितनी है, 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और बाकी के 2 क्या होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि 1950 में जब 25 जनवरी 1950 में जब इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जब इलेक्शन कमीशन का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे सिर्फ एक आदमी था, यानी कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, 2 इलेक्शन कमिश्नर जो और होते हैं वो नहीं थे। उसके बाद 1989 तक आते आते क्या हुआ कि 3 बॉडीज़ बन गई, यानी कि 3 लोग आ गए, पहला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे हैं इलेक्शन कमिश्नर, और इनके रिमूवल का और इनकी जो सैलरीज होती है वो सारी क्या होती हैं, अकॉर्डिंग टू द जज ऑफ लाइक इक्वल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, इट कम्स अंडर द आर्टिकल 324, और आर्टिकल 326 में क्या है, आर्टिकल 326 में है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है, या यूनिवर्सल अडल्ट, इसको आप फ्रेंचाइजी भी बोल सकते हो। यही हमारा क्या है, इसी को हम बोलते हैं क्या, वोटिंग राइट। अगर एग्जाम में आया कि वोटिंग राइट कैसा राइट है, फंडामेंटल राइट है कि लीगल राइट है, तो वोटिंग राइट जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वोटिंग राइट या तो आपका लीगल राइट है या तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल अंडर 324 में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। और 25 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, वोटर्स डे, ठीक है, वोटर्स डे। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आपको पता नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये 5 मेंबर नहीं, ये कितने मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर बॉडी है। फिर लिखा हुआ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ द बोथ द जनरल इलेक्शन एंड द बाई इलेक्शन। देखा जाए तो ये जो ऑप्शन है हमारा क्या है, ये ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, गलत है। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का कोई भी इन्रोलमेंट नहीं होता है, कोई भी से नहीं होता है कि इलेक्शन ऑफ द जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में। तो ये आपको यहाँ से पता नहीं चाहिए। फिर थर्ड लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट लीडिंग टू द स्प्लिट्स मर्जर एंड द रिकग्निशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये सही है, जो इलेक्शन कमीशन होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है, मर्जर हो रहा है या स्प्लिट हो रही है पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका काम देखता है। उसके साथ साथ किसी का पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी सिंबल है अगर, ठीक है, तो उस सिंबल का जो डिसाइड करती है वो भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। और ध्यान दीजिएगा जो इलेक्शन कमीशन है, या तो अब इसको इलेक्शन कमीशन बोल दो या इसको बोल दो क्या, नेशनल इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है बेसिकली ये इलेक्शन कराता है किसका, लोकसभा का और राज्यसभा का।
ठीक, उसके अलावा एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराता है वो किसका कराता है, वो कराता है म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का। ठीक है, तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। पंचायत का फॉर्मेशन कब हुआ था, मंडल कमीशन के द्वारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और ये हुआ था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो यहाँ से देखा जाएगा तो ऑप्शन हमारा जो डी है, यानी कि ओनली सी, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि PYQ है। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो बेसिकली ये क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ये हो गया है, ठीक है, ये हो गया। ओके, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है, तो ये कौन पब्लिश करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। फिर बात करते हैं फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाई, यानी कि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो कौन आदमी नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, तो एनी सिटीजन ऑफ द इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल जो है उसकी कंस्टिट्यूंसी अपनी आपकी कंस्टिट्यूंसी के इलेक्टोरल रोल में आ रहा है, तो आप लोकसभा का नॉमिनेशन पेपर भर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक, तो पहले लिखा हुआ है कि इट इज़ द ऑर्गन ऑफ द नीति आयोग, और इसका जो कॉर्पस है वो 4 लाख करोड़ का है प्रेजेंट में। तो उसे देखा जाए कि दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ठीक है, तो इसका जो अमाउंट है वो 4 लाख करोड़, इतना कैसे हो सकता है, तो दूसरा तो गलत ही होगा, और जो पहला भी सही गलत है कि नीति आयोग के अंतर्गत नहीं आता है, तो दोनों ऑप्शन क्या हो गए हमारे, गलत हो गए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।